हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं। नॉन का मतलब ऑफ कोर्स नहीं होता है, और कॉर्डेटा का मतलब होता है कि जिनमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट जो है नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। दीज आर द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रायनिक जो स्टेज होती है उसमें जो भी बॉडी है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये नोटोकॉर्ड कुछ एडल्ट एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है, और जनरली ये किस स्टेज में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रायनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द एम्ब्रियो। ऑल द नॉन कॉर्डेट्स आर कोल्ड ब्लडेड। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। रेस्पायरेशन कैसा होता है, रेस्पायर थ्रू गिल्स, ट्रकी और बॉडी सरफेस। ये जो है या तो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे, या फिर ट्रैकिया के थ्रू करेंगे, या तो डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ट्रैकिया के केस में क्या होता है कि ट्रैकिया एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन अंदर आती है, और इन ट्यूब्स से जो है बहुत जो भी सेल्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं थ्रू वेसल्स, और इससे ट्रैकिया से होते हुए जो भी ऑक्सीजन जाती है वो डायरेक्टली सेल्स में जाती है। जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं, या फिर इनमें कोई भी जो है जर्म लेयर नहीं प्रेजेंट होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट होती है, एक्सोडर्म भी प्रेजेंट होती है, और मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि मीजोडर्म एब्सेंट है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, या फिर इनमें कोई भी जर्म लेयर नहीं होती है। टेल की बात अगर हम करें तो टेल में इनमें एब्सेंट होती है। टेल जनरली वर्टिब्रेट्स के केस में, या फिर कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स तो नहीं कहूँगी, कॉर्डेट्स के केस में जो है टेल प्रेजेंट होती है। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इनमें या तो बाइलेटरल होगी, या तो रेडियल होगी, या तो बाय रेडियल होगी, या फिर एसिमेट्रिकल ये होंगे। बाइलेटरल का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बीचों बीच एक प्लेन पास करें या फिर एक लाइन खींचें, तो जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड के जो भी हमको दिखेगा वो कैसे होंगे, इक्वल पार्ट्स में दिखेंगे हमको। इस तरफ भी सेम स्ट्रक्चर दिखेगा और दूसरे तरफ भी सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रेडियल सिमेट्री की बात अगर हम करें तो बॉडी, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के किसी भी हिस्से से आपको प्लेन पास करवा दीजिए, वो जो भी दो हिस्से हमको दिखेंगे वो सिमिलर दिखेंगे। बाय रेडियल क्या होता है, बाय रेडियल भी रेडियल सिमेट्री ही होती है, लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि हम कितने भी प्लेन पास करें ऑर्गेनिज्म सेम जो है सिमेट्री शो करेगा। बट बाय रेडियल में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सिर्फ दो प्लेन्स ही पास कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्लेन्स पास नहीं कर सकते। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि आप कहीं से भी प्लेन पास करवा दीजिए, बॉडी कहीं से भी सिमिलर मीन्स सिमेट्री नहीं दिखेगी, एक जैसे नहीं दिखेंगे, जैसे कि पोरिफेरेंस के केस में होता है। एक्सोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब है बाह्य कंकाल, बाहर इनके बॉडी के जो है कंकाल यानी कि स्केलेटन प्रेजेंट होता है, अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि एंडोस्केलेटन इनमें एब्सेंट होता है। ह्यूमंस में जैसे हम में है तो हम में एंडोस्केलेटन होता है अंदर की तरफ, इनमें अंदर की तरफ नहीं होता है स्केलेटन, बल्कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम करें तो ओपन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, यानी कि ब्लड का ओपन सर्कुलेशन होता है। ओपन सर्कुलेशन जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, और जो पर्टिकुलर सेल है वो उस फ्लो होते हुए ब्लड से ही अपना जो है ट्रांसपोर्टेशन उनका
वेस्ट मटेरियल्स को देना और ऑक्सीजन लेना, ये वाला काम जो है वो डायरेक्टली होगा। वहीं अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेशन में, तो उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स होंगे और वो हर एक सेल्स तक जाएंगी ब्लड को पहुंचाने के लिए। इसको ऐसा समझिए जैसे कि एक नदी है, वो बह रही है और जितने भी उसके आसपास रहने वाले लोग हैं वो उससे जो है पानी ले रहे हैं अपना काम करने के लिए। ये हो गया ओपन सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड फ्लो कर रहा है, उससे सेल्स, आसपास के सेल्स जो है ले, मीन्स एक तरीके से जो सेल्स है वो पूरे डूबे हुए हैं उस ब्लड में। वहीं अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेशन की, तो नदी बह रही है और नदी से जो है पाइपलाइंस बनी हुई हैं, हर किसी के घर में पानी जा रहा है। वैस ये होता है क्लोज सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड फ्लो के लिए स्पेशल पाइपलाइंस यानी कि ब्लड वेसल्स बनी हुई हैं और पर्टिकुलर सेल्स में जा रही हैं। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात करें तो इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, यानी कि रेड वाला जो होता है जैसे कि हम में होता है हीमोग्लोबिन, वो इनमें एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन की जगह पर इनमें ट्रांसपोर्टिंग जो फ्लूइड होता है वो होता है हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का कलर जो होता है वो नहीं, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, या फिर कलरलेस होता है, या फिर कह सकते हैं कि वाइट कलर का ये होता है। इसका काम वही है जो कि हीमोग्लोबिन का है, बस इसकी थोड़ा कैपेसिटी कम होती है। रीजनरेशन की बात करें, री वर्ड का मतलब है दोबारा से, जनरेशन का मतलब है सिंथेसिस, किसी चीज़ का बनना, यानी कि कोई चीज़ दोबारा बन रही है। तो इनमें जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी देखने को मिलती है। रीजनरेशन ऑर्गेनिजम्स के केस में अगर बोलूँ मैं, एनिमल्स के केस में, तो रीजनरेशन का मतलब ये है कि अगर इनके बॉडी का कोई भी हिस्सा हमने काट के अलग कर दिया तो उनके वो बॉडी का जो हिस्सा होगा वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा, दोबारा से बन जाएगा। जैसे कि लिज़र्ड के केस में होता है, उनके टेल काट दो दोबारा से नई टेल आ जाएगी। जैसे अगर हम जो लिज़र्ड है वो तो कॉर्डेट्स में आ गई, लेकिन अगर हम नॉन कॉर्डेट्स में बात करें तो इकाइनोडर्म्स में आती है स्टारफिश, एस्ट्रीज। तो स्टारफिश का अगर हम कोई भी एक आम काट दें तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसका वो दोबारा वो आम आ जाता है। नेक्स्ट है एनस। एनस जो है वो एब्सेंट होता है, पर अगर कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट जिनमें होता है उनमें क्या होता है, उनके बॉडी का लास्ट सेगमेंट में जो है एनस प्रेजेंट होता है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन इनमें एब्सेंट होता है, और अगर प्रेजेंट हो भी गया तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना कॉर्डेट्स में होता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब है जैसे प्रोटोजोन्स में होता है। प्रोटोजोन्स में क्या होता है, वो यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यूनिसेल्युलर का मतलब उनका एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, चाहे एक्सक्रीशन है, चाहे न्यूट्रिशन है, चाहे लोकोमोशन है, चाहे ग्रोथ है, चाहे रिप्रोडक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शंस उनका सिर्फ एक सेल कर रहा है। ऐसे करके वो फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जैसे कि पोरिफेरेंस वगैरह, फिर टिश्यू लेवल पे जाते हैं, फिर ऑर्गन लेवल पर जाते हैं, और लास्ट में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल तक भी ये पहुंचते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स के केस में होता है। सेक्सुअल डिस्टिंक्शन अमंग द ग्रुप मेंबर्स कैन नॉट बी मेड एक्यूरेटली, यानी कि आप मेल और फीमेल का इसमें पता नहीं कर पाएंगे, कौन मेल है कौन फीमेल है। फर्टिलाइजेशन की बात अगर हम करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें जो है देखने को मिलता है। जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी मिलता है, लेकिन बहुत कम स्पीशीज़ में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से फाइलम आते हैं, इनमें आते हैं प्रोटोजोआ, पोरिफेरेंस, सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस और इकाइनोडर्म्स, जिनमें कि लोअर नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोरीफेरेंस होते हैं, निडेरियंस यानी सिलेंट्रेट्स हम कहते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्स जो है वो आते हैं लोअर नॉन कॉर्डेट्स। जो निडेरियंस है उनको जो है पहले वो अलग रखे जाते थे, एक तरीके से एक माइनर फाइलम में रखे जाते थे, लेकिन अब जो निडेरियन के ऑर्गेनिज्म करंट जो अभी चल रहा है उसमें क्या है कि जो निडेरियंस के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने सिलेंट्रेट्स में ही डाल दिया है एक तरीके से। और जो हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, जो भी प्लैटीहेल्मिन्स के बाद हैं, यानी कि
एनालिडा हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्कस हो गए और इकाइनोडर्म्स हो गए। एस्के हेलमिन्थ्स भी लोअर नॉन कॉर्डेट्स में जाते हैं। हेलमिन्थ्स में दोनों ही आ जाते हैं, प्लेटी हेलमिन्थ्स भी और एस्के हेलमिन्थ्स भी। ये है पैरामीशियम, इसको हम स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरीके का प्रोटोजोन है। इस तरीके से जो है नेक्स्ट जो है यही है यूग्लेना। यूग्लेना भी एक तरीके का प्रोटोजोन होता है। ये भी क्या है, एक तरीके का नॉन कोडेट है। अब हम पढ़ेंगे नॉन कोडेट्स का सबसे पहला फाइलम जो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोन्स। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही सेल से इनका सारा काम होता है। यूकैरियोटिक होते हैं यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि हम नेक्ड आइज से इनको नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इनको देखना होता है। 5 किंगडम होते हैं बेसिकली, जो R.H. विटिकर ने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें कौन कौन से होते हैं? मोनेरा किंगडम होता है, प्रोटिस्टा किंगडम होता है, एनिमेलिया होता है, फंजाई होता है और प्लांट किंगडम होता है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम का और मोनेरा किंगडम के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस एक होता है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकैरियोटिक हैं और जो मोनेरा किंगडम के हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं। होते दोनों ही यूनिसेल्युलर ही हैं उनमें। प्रोटोजोआ हमको कहाँ कहाँ मिल सकता है? हमको पानी में मिल सकता है, हमको सॉइल में मिल सकता है, हमको किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मिल सकते हैं, यानी कि एज अ पैरासाइट हमको ये मिल सकते हैं। ईच प्रोटोजोन परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस, और जो भी प्रोटोजोन्स हैं वो सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और उनके जो ये लाइफ फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक सेल ही परफॉर्म करता है। लाइफ फंक्शंस में क्या क्या आता है? जैसे कि ग्रोथ, जैसे कि लोकोमोशन, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे क्या होता है? लाइफ फंक्शंस होते हैं। एक्सक्रीशन भी इसमें आता है। तो जो भी लाइफ फंक्शंस ये परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? इनमें सिर्फ एक सेल परफॉर्म कर रहा है। तो हम अगर पूरा एक कंक्लूजन में बोले तो प्रोटोजोन्स क्या होता है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ लोकोमोशन कैसे करते हैं या फिर लोकोमोशन इनमें होता कैसा है। तो लोकोमोशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर अपनी पोजीशन चेंज करना इज़ लोकोमोशन। ये जो है प्रोटोजोन्स, इनमें कोई हाथ पैर नहीं है लोकोमोशन करने के लिए। जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उनमें हाथ पैर हैं टू लोकोमोट, लेकिन प्रोटोजोन यूनिसेल्युलर है, उनमें कोई भी हाथ पैर नहीं है। तो उनमें क्या होता है? स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वो स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि फ्लैजिला हो गया, जैसे सीलिया हो गया और सीडोपोडिया हो गया। सीडोपोडिया जो है वो एमीबा के केस में देखने को मिलता है। फ्लैजिला जो है वो ट्रिपैनोसोमा के केस में देखने को मिलता है। सीलिया जो है पैरामीशियम के केस में देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऑर्गेनलीज होती हैं जो कि इनको हेल्प करती हैं टू लोकोमोशन। आखिर ये करते क्यों हैं? लोकोमोशन करने का कारण है इनका फूड की सर्चिंग करना, अपने लिए खाना ढूंढना, कोई प्रेडेटर आ गया उस प्रेडेटर से भागने के लिए, और जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए ये लोकोमोट करते हैं। लोकोमोशन के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब ये है एक ऐसा मूवमेंट जो कि अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो शो करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट कैसे होता है? इसमें सीडोपोडिया होता है। सीडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कि फॉल्स फीट प्रेजेंट हो। तो ये जो फॉल्स फीट होते हैं ये हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ये किस किस में देखने को मिलता है? जैसे कि एमीबा प्रोटियस में और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में। ये जो सीडोपोडिया होते हैं ये टेम्पररी प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि एक एमीबा है, उसमें क्या होता है? टेम्पररीली कुछ समय के लिए दो ऐसे फीड्स जनरेट हो जाते हैं और उनकी हेल्प से जो है
ये आगे लोकोमोट करते हैं। सीडोपोडिया के रिगार्डिंग कि सीडोपोडिया वर्क कैसे करता है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। कुछ उनमें से थ्योरीज हैं जैसे कि सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी क्या कहती है कि जो भी अमीबा है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड सॉल में और जेल में कन्वर्ट होता रहता है, और ये सॉल और जेल का कन्वर्जन ही हेल्प करता है सीडोपोडिया को आगे बढ़ने में। एक और थ्योरी कहती है स्ट्रीमिंग ऑफ एंडोप्लाज्म, यानी कि जो भी अमीबा होते हैं उनमें दो तरीके का प्लाज्म होता है, एक एक्टोप्लाज्म होता है और एक एंडोप्लाज्म होता है। एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। जब ये एंडोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होती है तो क्या होता है कि एक तरीके से एक लहर सी आती है, एक लहर आती है जिसकी वजह से क्या होता है कि अमीबा का जो सीडोपोडिया है वो आगे की तरफ बढ़ता है। एक और थ्योरी है वो आती है एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन। एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं, प्रोटीन की चेन्स होती हैं। ये प्रोटीन की चेन्स के बीच में कुछ ऐसे इंटरैक्शन होते हैं, एक तरीके से ये प्रोटीन की चेन अमीबा के बॉडी के अलग एक तरीके से अमीबिक जो सेल है उसके अलग अलग हिस्सों में प्रेजेंट होता है। इनमें जो है ये कुछ ऐसे काम करते हैं, इस खींचते हैं या फिर ऐसे होते हैं जिस वजह से क्या होता है कि सीडोपोडिया आगे की तरफ बढ़ता है। तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में जब ये इंटरेक्शन होता है यानी कि एक तरीके से ये रिलैक्स होते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से जो है वो सीडोपोडिया आगे को बढ़ता है। इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, पर जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है सॉल जेल थ्योरी कि एमीबा के अंदर जो है फ्लूइड सॉल और जेल में कन्वर्ट होता है जिस वजह से क्या होता है कि सीडोपोडिया आगे को बढ़ता है। ये वाला जो मूवमेंट होता है एमीबॉइड मूवमेंट, ये एमीबॉइड मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होता है, साथ ही साथ ये क्रीपिंग नेचर का होता है। क्रीपिंग नेचर का मतलब जैसे सांप होता है रेंगता है, उसी तरीके से ये होता है कि ज़मीन में इस एक तरीके से चिपक कर जो है ये मूवमेंट होता है। ये जो है जनरली जो अमीबा है ये सीडोपोडिया का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि वो मूवमेंट में हेल्प करता है, इवन अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स में फूड को लेने के लिए, फूड को इनगल्फ करने के का काम भी सीडोपोडिया करते हैं। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो होता है फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट का मतलब है कि ऐसा मूवमेंट जो कि फ्लैजिला की हेल्प से होता हो। फ्लैजिला एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, विप मन ने चाबुक, चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल सरफेस से अराइज होता है। सेल के जो सरफेस है उसमें ये एक तरीके से जैसे बाल होते हैं उसी तरीके से होता है ये, तो ये प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ये लंबा होता है, साइज़ जो है इसका वो काफ़ी लंबा होता है और विप लाइक होता है, चाबुक जैसा होता है, और मूवमेंट भी ये चाबुक जैसे, जैसे चाबुक चलता है वेव वाले फंक्शन में, उसी तरीके से फ्लैजिला जो है वो चलता है। जैसे चाबुक को हम मारते हैं तो उसमें वेव फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से फ्लैजिला भी जो है वेव के फॉर्म में चलता है, जिस वजह से क्या है ऑर्गेनिज्म आगे को मूव करता है कुछ इस तरीके से। ऐसे ये मूवमेंट करता है जिस वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म आगे को बढ़ता है। नेक्स्ट और जो ये फ्लैजिला है ये किससे बना होता है, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बना हुआ होता है। होता क्या है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं ग्रुप्स में, और उनके बीच में एक कोर होती है, प्रोटीन की एक कोर होती है जो उस इस तरीके का जो है एक फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ये एटीपी ड्रिवन होती है, यानी कि एनर्जी लेती हैं, जिस वजह से क्या होता है इनमें एक मूवमेंट जनरेट होती है, और पूरे के पूरे फ्लैजिला में एक वेव लाइक जो है मोशन बनता है, जिस वजह से क्या होता है ऑर्गेनिज्म आगे को प्रोपेल होता है, यानी कि आगे को जाता है। जैसे रॉकेट में होता है, उसमें क्या होता है फ्यूल की हेल्प से फ्यूल
जो है फ्यूल की हेल्प से रॉकेट क्या होता है, प्रोपेल होता है। वैसे ही इसमें क्या होता है कि एटीपी का कंजप्शन करने के बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक मोशन का जनरेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है कि फ्लैजिला में एक वेव लाइक मोशन जनरेट होता है और ऑर्गेनिज्म आगे को बढ़ता है। फ्लैजुलर मूवमेंट जो होता है बहुत फास्ट होता है और डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही तरफ बढ़ेगा। फ्लैजुलर मूवमेंट में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक तरफ ही आगे बढ़ सकता है, पीछे को मूवमेंट नहीं होगा। होगा तो आगे को ही होगा, पीछे को नहीं हो सकता। वहीं अगर हम बात करें एमीबॉइड में, तो एमीबा के केस में क्या होता है कि सीडोपोडिया बॉडी की किसी भी जगह से जनरेट हो सकते हैं, तो वो आगे को भी मूवमेंट कर सकता है, वो पीछे को भी कर सकता है, लेकिन फ्लैजुलर डायरेक्शनल होता है, उसमें एक ही तरफ जाएगा वो। और ये बहुत फास्ट मूवमेंट इसमें होता है। नेक्स्ट मूवमेंट होता है सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है? ऑफ कोर्स सीलिया की हेल्प से होता है। सीलिया फ्लैजिला जैसे नहीं होते। फ्लैजिला लंबा होता है, एक ही होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में ये ज़्यादा नंबर्स में भी मिलते हैं, पर प्रोटोजोन्स के केस में ये फ्लैजिला जो है वो एक ही होता है। ट्रिपैनोसोमा हो गया, यूग्लिन हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है। सीलियरी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और शरीर के पूरे सरफेस में फैले हुए होते हैं। जो बॉडी है उस पूरी बॉडी में जो है ये सीलिया फैले हुए होते हैं और बहुत सारे नंबर में होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत पतले पतले होते हैं, जैसे बॉडी में बाल हों इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। ये पैरामीशियम और वॉटिसेला जैसे प्रोटोजोन्स में देखने को मिलते हैं। सीलिया का क्या होता है कि वो रिकवरी और इफ़ेक्टिव स्ट्रोक करते हैं। मींस कि जो सीलिया होता है वो फ्लैजिला की तरह मूवमेंट नहीं करता। सीलिया इस तरीके से मूवमेंट करता है, एक ऐसा कर दिया फिर एक ऐसा कर दिया, इस तरीके से जैसे बाल मूव करते हैं उस तरीके से, एक आगे को फिर एक पीछे को, जिससे ऑर्गेनिज्म क्या होता है आगे को बढ़ता है। इफ़ेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक हम उनको बोलते हैं कि एक जो आगे को गया इफ़ेक्टिव, फिर पीछे को गया वो रिकवरी वापस। इससे क्या होता है कि स्मूथ और यूनिफॉर्म मूवमेंट क्रिएट होता है। सीलिया जो है वो सिर्फ लोकोमोशन में ही हेल्प नहीं करता, वो फूड को साइटोस्टोम, प्रोटोजोन्स के केस में, हाँ प्रोटोजोन्स के केस में साइटोस्टोम में फूड को डालने के लिए भी ये सीलिया हेल्प करते हैं। जैसे कि पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में साइटोस्टोम होता है, उस साइटोस्टोम के आसपास जो होते हैं बहुत सारे सीलिया होते हैं। ये सीलिया मूव करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि फूड अंदर को चला जाता है। नेक्स्ट हम प्रोटोजोन्स में बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है कि वो प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है, उनको यूटिलाइज कर रहा है, उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, उनको डाइजेस्ट कर रहा है, फिर उसको जो भी फूड उसने लिया है उसको इजेक्ट भी कर रहा है बॉडी से। ये पूरी प्रोसेस इजेशन से लेकर, यानी कि फूड को अपनी बॉडी के अंदर डालने से लेकर और उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड को जो भी अनडाइजेस्टेड बचा हुआ है उसको बाहर निकालने तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता कि न्यूट्रिएंट्स लो और ख़त्म। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि पूरा फूड लो, उस फूड को डाइजेस्ट करो और उस फूड को निकालने तक जो प्रोसेस चल रही हैं सारी, उन सब वो सब के सब न्यूट्रिशन के अंडर आता है। न्यूट्रिशन क्यों करते हैं? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, कि ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके, सेल्स को एनर्जी मिल सके काम करने के लिए, जिससे कि लाइफ मेंटेन रहे। और जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनकी हैबिटेट, इनके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है न्यूट्रिशनल मोड मिलते हैं। जैसे सबसे पहला होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कि हॉलो वर्ड का मतलब हो गया होल, और जोइक वर्ड जो है वो जनरली एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि होल और जो एनिमल्स हैं उनके जैसा खाना,
तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद ह्यूमंस भी क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। ह्यूमंस कैसे खाना खाते हैं, इनगल्फ करते हैं खाने को, सीधा मुंह के अंदर डालते हैं। जो जानवर हैं वो भी क्या करते हैं, सीधा मुंह के अंदर डालते हैं। तो ये इस तरीके का न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है होलोजोई, खाने को सीधा इनगल्फ करना। वैसे ही ये भी करते हैं प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल्स है आसपास के, सॉलिड फूड पार्टिकल्स, उनको ऐसे इनगल्फ कर लेते हैं। फिर उनकी बॉडी जो है उसको बॉडी क्या, उनका जो सेल है वो डाइजेस्ट करेगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा। ये होता है जैसे एमीबा और पैरामीशियम होता है उनमें होता है। इस प्रोसेस में पूरा इंक्लूड होता है, इजिशन भी होता है इसमें, डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजिशन होता है। एमीबा में क्या होता है, फूड किसके थ्रू इनगल्फ होता है, इससे पहले भी बताया था, सीडोपोडिया की हेल्प से। फिर ये सीडोपोडिया जैसे ही फूड को इनगल्फ कर लेता है, फिर उस फूड के आसपास एक वैक्यूल बन जाता है। फिर उस वैक्यूल के अंदर जो है डाइजेशन की प्रोसेस चलती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फिर जो है साइटोप्लाज्म में ये न्यूट्रिएंट्स जो उस फूड से मिले हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर जो भी वेस्ट है वो अंदर वो बॉडी से बाहर चला जाता है। कैसे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर, सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा हिस्सा टूटता है, वो फूड जो पार्टिकल है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल और बाहर निकल जाता है। फिर सेल मेम्ब्रेन रिकवर हो जाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, वो दोबारा अपने बॉन्ड्स जो है बना लेती है। नेक्स्ट टाइप का जो न्यूट्रिशन है